नमस्कार मित्रों, मैं ध्रुवपाल दीक्षित आज आपके साथ भारतीय समाज व्यवस्था की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं, इकाइयां, परिवार और विवाह पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, पहले चर्चा करते हैं हम विवाह संस्था में हो रहे परिवर्तन। भारतीय समाज में, विशेषतः हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति के अंतर्गत विवाह को एक स्थायी संस्था माना गया है। ये जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है, धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह माना जाता है। लेकिन आज ये हमारी कई सदियों पुरानी संस्था, जिसमें हम नाच करते हैं, ये धीरे धीरे बदल रही है। इसमें बदलाव आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तलाक के एक मामले की सुनवाई की और तलाक की सुनवाई करते समय उसने वैवाहिक संबंधों की स्वार्थपरता और उसमें हो रहे बिखराव, टूटन को रेखांकित किया है। बहुत बढ़िया टिप्पणी की है उन्होंने, जो हम सभी के लिए एक नज़ीर है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की पीठ थी। उन्होंने कहा, वर्तमान सामाजिक परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज को एक आईना दिखाया उन्होंने। बोले कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो वर्ग जो है युवा पीढ़ियों का, वो विवाह को एक अनावश्यक बुराई और बोझ के रूप में देख रहा है, जबकि विवाह एक अनिवार्यता है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए। ये सामाजिकरण का एक माध्यम है। विवाह से सामाजिकरण होता है, व्यक्ति की अपने समाज और परिवार से जुड़ता है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, चार पुरुषार्थ की प्राप्ति में विवाह बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी अब इसे एक आवश्यक बुराई मान रही है, नेसेसरी इविल मान रही है और बोझ समझ रही है कि हम बोझ लाद के चल रहे हैं। ये उत्तरदायित्वहीन जीवन जीने का आनंद उठाना चाहता है। ये वो वर्ग है जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता, ये उत्तरदायित्वहीन रहना चाहता है। और विवाह जैसी सामाजिक जिम्मेदारी, न्यायमूर्ति द्वय ने इसे सामाजिक जिम्मेदारी माना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना है, कि वो कह रहे हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी से आज का युवा बचना चाहता है। इसके लिए उसने लिव इन रिलेशनशिप को ढूंढ निकाला है। युवा पीढ़ी का ये वर्ग जो है, ये जो नई युवा पीढ़ी है, यूथ है, ये पत्नी वाइफ को सदा के लिए समझदारी वाला निवेश, वाइफ को ने परिभाषित किया कि वाइफ यानी सदा के लिए, हमेशा के लिए समझदारी वाला निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। वाइफ इन्वेस्टमेंट फॉर एवर, WIFE की उन्हें विस्तारित करके कहा कि वाइफ इन्वेस्टमेंट फॉर एवर। इसको छोड़ के अब वो हमेशा के लिए आमंत्रित चिंता मानता है। नया यूथ क्या मानता है? वाइफ इज इन्वेस्टमेंट फॉर एवर की जगह, वाइफ इन्वेस्टमेंट फॉर एवर की जगह, वाइफ को हमेशा के लिए एक आमंत्रित चिंता है। वरी इनवाइटेड फॉर एवर, वरी इनवाइटेड फॉर एवर के रूप में देखता है। कितना बढ़िया सटीक विश्लेषण किया है। लड़कियों के मन में पति को लेकर भी लगभग यही सोच, ऐसा नहीं कि लड़कियों में भी है। ये जो टिप्पणी करी है, वो वास्तव में क्या था कि एक तलाक का मामला था, आया था, उस पे उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी में वैचारिक प्रतिस्थापन एक चिंता की विषय है, जो एक हमारे जीवन मूल्यों, प्राथमिकताएं जो बदल रही हैं, उसके कारण एक वैवाहिक प्रतिस्थापन हुआ है। ये एक सार्वजनिक स्वीकृति और अभिव्यक्ति के रूप में माना जाएगा। न्यायालय ने वास्तव में ये टिप्पणी करी, अल्पा पुच्छा के एक 34 वर्षीय व्यक्ति ने एक अपील दायर की थी तलाक को। उसने कहा था ये अपील निरस्त कर दी और उस पर उन्होंने टिप्पणी करी। तो 34 वर्षीय अल्पा पुच्छा का एक जो व्यक्ति था, उसने तलाक के लिए आवेदन किया था। उसकी वाइफ ने कि उसका एक अन्य स्त्री के साथ अवैध संबंध है और वो मेरे साथ वैवाहिक क्रूरता करता हूँ, महिला ने। उसे पारिवारिक अदालत ने खारिज करा, लेकिन बाद में हाईकोर्ट में आया, वहाँ भी इस पर टिप्पणी। उनका कहना था यह व्यक्ति जिस पत्नी से तलाक चाहता है, उसके 3 बच्चे हैं, और जिस पत्नी से तलाक चाह रहा है कि उसके 3 बच्चे हैं, वो अपेक्षाकृत एक युवा और आकर्षक युवती के मोह पास में फंसकर अपनी बेहतर और वैध पत्नी और बच्चों से छुटकारा पाने के लिए तलाक चाह रहा है, और इसलिए वो असमान रूप से क्रूरता करता है, अव्यवहारिक व्यवहार करता है। तो पारिवारिक अदालत में विवाह विच्छेद की याचिका दायर की थी। हालांकि अदालत ने पत्नी के प्रतिरोध को असमान व्यवहार और किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं मानी और निराधार तलाक देने से इनकार कर दिया।
पति को यहाँ पे। और उसके साथ उन्होंने टिप्पणी की कि देखिए ये बहुत चिंताजनक बात है। और न्यायमूर्ति द्वय जो मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की टिप्पणी हम सभी समाजशास्त्रियों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, समाज विज्ञान के लिए सोचने की बात है। और पढ़ रहा था पांचजन, उसमें आया है कुटुंब प्रबोधन पे ये, तो अखिल भारतीय स्तर पे काफ़ी चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कारवाई श्री दत्तात्रेय होसबले ने भी वाराणसी में अभी 2 दिवसीय अखिल भारतीय कुटुंब प्रबोधन शिविर में परिवार की महत्ता बताई। और उन्होंने कुछ 9 करणी कारण भी बताए कि आपको ये, हर परिवार को ये 9 करणी कारण करना चाहिए। उसके तहत वो कह रहे हैं कि 2 बार परिवार के साथ आप बैठें, एक दिन मित्रों के साथ चर्चा करें, मोबाइल टीवी का उपयोग विवेकपूर्ण करें। अभी जब जगते हैं उससे 30 मिनट, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठिए, 30 मिनट पहले उठिए। परिवार में प्रतिदिन साहित्य का वाचन करें, परिवार के साथ बैठ के साहित्य का वाचन करें। गलत सामाजिक मान्यताएं, अहंकार, भय, स्वार्थ परिवार से दूर करें। जन्मदिन मनाते समय समाज हित का उपक्रम आत्मनिरीक्षण करें। सामाजिक सेवा संस्थाओं को सहयोग करें। परिवार के साथ बैठें और कोशिश करें कि कम से कम प्रतिदिन 2 घंटे टीवी मोबाइल से दूर रहें, परिवार के साथ बैठें। ये हुआ क्यों? ये क्या है? सर्वग्रासी उपभोक्तावादी संस्कृति का परिणाम। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक सच्चाई है। भारत में 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने शुरुआत करी थी नई आर्थिक नीति की। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस वक्त अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसको लागू किया था। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो है आज इसका बोलबाला है, चतुर्दिक बोलबाला है। अब भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं रहा। उपभोक्तावादी संस्कृति सर्वग्रासी है। ये सामाजिक जीवन को व्यापक स्तर पर प्रभावित तो कर रही है, साथ साथ विकृत भी कर रही है। अबाध और अंध उपभोग के बाद निर्मम परित्याग, इस संस्कृति का सार है। इस संस्कृति का पूरा जो सार है वास्तव में क्या है कि खूब उपभोग करिए, उपभोग करने के बाद उसका परित्याग कर दिए, यूज एंड थ्रो, ये संस्कृति का सार है। इसलिए आप देखिए, यूज एंड थ्रो इस संस्कृति का जीवन मूल मंत्र बन गया। जो काम का नहीं है, जो उपयोगी नहीं, उसे अपने जीवन, अपनी दुनिया से निकाल फेंको। फिर वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, संबंध हो या जीवन हो। इसका ये है कि आप उपयोग करिए। जैसे ये शर्ट है, पहनिए आप 2 महीने 3 महीने, इसके बाद फेंक दीजिए, नई शर्ट लाइए। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ शर्ट बड़े भाई ने पहनी, छोटे ने पहनी, फिर उसके बाद काट के उसको पोछा और कुछ भी अन्य काम में उपयोग करते थे। आज ऐसा नहीं है, आप 2 महीने पहनी, फेंक दिए। पेन, ये जो पेन है, पहले हम इसमें इंक भरते थे, अब इसको यूज़ करा, फेंक दिया, नया पेन लिया। किसकी रिफिल महंगी पड़ेगी, पेन सस्ता है। जब तक आपके जीवन में है उसका उपयोग, उसको रखिए, उसके बाद अलग करिए। अर्थात अपने जीवन से हमने वस्तुओं को भी फेंकना शुरू कर दिया, व्यक्ति को भी, संबंध को भी, यानी जीवन मूल्यों को भी फेंक दिया। हम उतने संबंध तभी तक रखते हैं जब तक हमारा आपके साथ कुछ फायदा हो रहा है। जहाँ लगा कि मेरा आपके साथ ए का बी के साथ फायदा नहीं हो रहा है, हम उसको बाहर कर देते हैं। ये आत्मग्रस्त आनंदवाद उपभोक्ता संस्कृति की संचालक शक्ति है। हम आत्मग्रस्त हैं, आनंदवाद में डूबे हुए हैं, और यही कारण है ये जो उपभोक्तावादी सर्वग्रासी संस्कृति आई है, जिसने यूज एंड थ्रो किया, इसने हमारे वैवाहिक के सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर दिया। विवाह 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 परिवार और समाजों को जोड़ने वाला एक संबंध है। एक ऐसी संस्था है जो 2 व्यक्ति, 2 परिवार और 2 समाजों को जोड़ता है। यह विशिष्ट सामाजिक अनुबंध और पवित्र मानवीय संबंध है। यह सामाजिक आर्थिक सुरक्षा तो देता ही रहता है, भावनात्मक निर्भरता, शारीरिक मानसिक सुख शांति का सहकारी संबंध है, कोऑपरेटिव रिलेशन है। संपूरकता, अन्योन्याश्रयता की संबंध इसकी नींव है। यह दायित्वों, अधिकारों के मेल जोल से बनी सहकारी व्यवस्था है। मतलब कैसी व्यवस्था है? कोऑपरेटिव सिस्टम है, जो कि दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार, राइट्स के मेलजोल से बनी है। इसमें भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट है। लेकिन आज समाज की मूल इकाई परिवार और परिवार का मूल आधार विवाह जो है, वो धीरे धीरे टूट रहा है। परिवार सामाजिक गुणों की प्रथम पाठशाला था, लेकिन आज इसको हम नहीं मानते। वैवाहिक संस्था अगर संकटग्रस्त होगी
तो आप सोच लीजिए कि आगे क्या होगा। एक जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में DSW हैं प्रोफेसर रसाल सिंह, वो कह रहे हैं अगर वैवाहिक संस्था संकटग्रस्त होगी तो परिवार भी संकटग्रस्त होगा। परिवार के अभाव में मनुष्य नहीं बल्कि व्यक्तियों का निर्माण होगा। मनुष्य का निर्माण नहीं होगा, व्यक्तियों का निर्माण होगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति समाज और सामाजिक भाव के लिए खतरा होगा। मेरे मित्र समाजशास्त्री डॉक्टर सुरेश चंद्र राय, जो सतना PG कॉलेज में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि हम अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम विवाह संस्था को ही भूल गए हैं। हम अपनी विवाह संस्था को भूल गए हैं, वैवाहिक संबंधों को भूल गए हैं, और वैवाहिक संबंधों में भी हमारे संबंध सिर्फ दिखावटी रह गए। उनके अंतर्गत से भारतीयता खत्म हो गई, मानवीयता खत्म हो गई। उसका परिणाम यह है कि संबंध हमारे टूट रहे हैं, जो कि अनब्रेकेबल था, जो कभी ना टूटने वाले संबंध थे, वो धीरे धीरे इतने आसानी से टूट जाते हैं, धीरे धीरे दरकते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी दरकाव में रह रही है। आज की जो पीढ़ी है वो वास्तव में केयर फ्री, क्रेजी और केयरिस्ट है। क्रेजी है, केयर फ्री है, मतलब कोई चिंता नहीं, क्रेजी है और केयरिस्ट है, अपने कैरियर के प्रति जागरूक है। इस पीढ़ी के कमजोर कंधे विवाह जैसे गुरुतम दायित्व को उठाने में अक्षम है। आज की जो पीढ़ी है वो केयर फ्री है, क्रेजी है और केयरिस्ट है। उसके जो कंधे हैं, इस पीढ़ी के कमजोर कंधे विवाह के गुरुतम दायित्व जो विवाह का, उसको उठाने में अक्षम है, सक्षम नहीं रहे। आज का युवा अत्यधिक अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले हाँफ रहा है। डॉक्टर सुरेश राय कहते हैं कि आज का युवा हाँफ रहा है, उसके पास अत्यधिक अपेक्षाएं हैं। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, अमीर बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, ये कर लूँ, मेरी इंडस्ट्री आ जाए, सब आ जाए। ये अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। वो सब चीज़ चाहता है, एक साथ सब चीज़ अपने पास चाहता है, और उतना ज़्यादा हो गया कि वो चल नहीं पा रहा है, 5 कदम नहीं चल पा रहा, हाँफ रहा है। इसलिए या तो वह विवाह करना नहीं चाहता या फिर बहुत देर से विवाह करता है। विलम्ब विवाह इसीलिए हो रहे हैं। पहली बात वो टालता है, अभी जॉब मिल जाए, जॉब में प्रमोशन हो जाए, ये करते करते टालता है, फिर करता ही नहीं है, और करता है तो बहुत देर से करता है। जिससे क्या हो रहा है कि वर वधु में ढूंढे जाने वाले गुण और भौतिक प्राप्तियों की सूची इतनी लंबी हो गई है आजकल। वर सोचता है लड़की ऐसी मिले, ये मिले, लड़की सोचती वर ऐसा, लड़का ऐसा मिले। इनकी सूची प्राप्तियों की सूची इतनी बढ़ती जा रही है कि मन इनका कहीं ठहरता ही नहीं है। कुंडली नहीं, सूची का मिलान होते होते इतनी देर हो जाती है कि पकी उम्र में अनुकूलन और आपसी समझ विकसित करने के लिए जो आवश्यक लचीलापन, धैर्य होता है, उसका अभाव दिख रहा है। ये एक है। डॉक्टर गजानन मिश्रा, समाजशास्त्री, करेली, कहते हैं कि अब तो गांव में भी ये चीज आ गई। करेली में महात्मा गांधी के कॉलेज के प्राध्यापक समाजशास्त्र के डॉक्टर गजानन मिश्रा कहते हैं कि शहर नहीं, शहर की ये रोक, शहर की ये जो हवा है, गांव में भी आ गई। गांव के लड़के भी आजकल देर से विवाह कर रहे हैं, जल्दी नहीं करते हैं विवाह। वो कहते हैं अभी मेरे को अपना कैरियर बनाना है, पापा मम्मी आप कहाँ विवाह के पीछे लगे, विवाह मेरा कैरियर तबाह कर देगा। कैरियर बनाने के लिए वो विलम्ब विवाह कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनमें जो लचीलापन और धैर्य है उसका अभाव खत्म हो रहा है। प्रजनन क्षमता भी उनकी क्षरित हो रही है। प्रजनन क्षमता में अब आप 40 साल की उम्र में विवाह करेंगे और पूरे समय महत्वाकांक्षाएं अपने प्राप्तियों में लगे रहेंगे, तो प्रजनन के लिए आपको समय नहीं मिलता, और आपकी प्रजनन क्षमता भी धीरे धीरे क्षरित हो रही है। वास्तव में प्रजनन का जो दौर है, गजानन मिश्रा, समाजशास्त्री गजानन मिश्रा का कहना है कि 20 वर्ष से 35 वर्ष एक आदर्श है। लेकिन जब आप 40 वर्ष में विवाह करेंगे, और ऐसा नहीं कि आपने प्रजनन क्षमता का प्रयोग नहीं करा, आप कर रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में, अन्य संबंधों में कर रहे थे, और 40 आते आते तक आपने विवाह से भी एक सामाजिक आवश्यकता के लिए कि समाज में हम कुंवारे ना देखें, विवाहित देखें, इसलिए विवाह कर लिए, तो आपके प्रजनन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और फिर आप कहीं के नहीं रह जाते। इससे अतृप्ति, असंतुष्टि पैदा होती है। आप प्रजनन नहीं कर पाते ढंग से, तो अतृप्त होने के कारण इससे अतृप्ति, असंतुष्टि पैदा होती है, और व्यक्ति दाम्पत्य जीवन की मृगमरीचिका का शिकार हो जाता है। और वही बात करते हैं सुरेश राय जी, कहते हैं सूचना संजाल, जो इंटरनेट का युग है, और जो हमारे टेक्नोलॉजी के यंत्र हैं, इन्होंने हमारे संबंधों के रस, एकात्मकता को सोख लिया है। इंटरनेट ने हमारे जीवन के सारे रस माधुर को सोख लिया है।
टेक्नोलॉजी ने हमारे संबंधों को समाप्त कर लिया। आज पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी, प्रेमी प्रेम का एक साथ होते हुए दूर दूर रहते हैं। एक ही घर में 4 कमरे हैं, पत्नी अलग टीवी देख रही, बेटी अलग देख रही, बेटा अलग देख रहा है, पिताजी अलग देख रहे हैं। कोई मोबाइल में लगा है, खाना खा रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं, खाना तोड़ रहे हैं और मोबाइल में देख रहे हैं। ये हमारी स्टाइल है, मोबाइल में देखते भी जा रहे हैं, फोन पे बात भी करते जा रहे हैं मोबाइल पे, और खाना भी खा रहे हैं। ये हमारे सुरेश राय जी कहते हैं, वो परेशान है अपने मित्रों से। बोले सब मेरे मित्र जो हैं, अधिकांश मेरे मित्र, मैं भी उसमें शामिल हूँ, रात को 9 बजे जब भोजन का समय होता है तभी खाना खाने बैठते हैं। और फिर बोले पत्नी अलग नाराज की, वो पूछ रही और रोटी लेंगे, सब्जी लेंगे, और राय साहब बोलते हैं कि मेरा ध्यान मोबाइल में रहता, मैं एंगेज रहता मोबाइल में, तो ढंग से खाना भी नहीं खा पाता हूँ और मित्र को मना भी नहीं कर पाता हूँ, मित्र से वार्तालाप का भी मोह है। तो ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया में हमारी संलिप्तता इतनी बढ़ गई है कि हम धीरे धीरे अपने सारे संबंधों, अपनी आवश्यकताओं, अपनी नियतियों से भाग रहे हैं। मोबाइल के कंधे पे सवार सोशल मीडिया हमारे निष्ठतम, जो हमारे निष्ठतम क्षण हैं, हमारी आंतरिक पल हैं, उसमें भी घुसपैठ कर रहा है। हम बिस्तर में हैं, पति पत्नी बिस्तर में हैं, लेकिन मोबाइल में खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं। तो ये जीवन की हापाधापी, अंधी दौड़, दिखावे की घुसपैठ से परिवार टूट रहे हैं। बच्चे बुजुर्ग उपेक्षित हो रहे हैं, बच्चों की कोई ख्याल नहीं कर रहा है, बुजुर्गों का हम ख्याल नहीं कर रहे। ये समाजशास्त्री सुरेश राय, डॉक्टर गजानन मिश्रा और प्रोफेसर रसाल सिंह ने इसकी अच्छी व्याख्या की है। वो कहते हैं विवाह की जगह लिव इन संबंध बढ़ रहे हैं, ताकि 2-4 साल बाद मन भरने, अलगाव होने की दशा में बिना किसी सामाजिक वैधानिक अड़चन के इसको अलविदा कर दें। यूज एंड थ्रो, मैंने कहा था ना, उपभोक्तावादी संस्कृति है जिसमें हम हर चीज का, संबंधों का, व्यक्ति का, मूल्यों का उपभोग करते हैं, छोड़ देते हैं। विवाह संस्था में लिव इन संबंध आए हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मेरे कई मित्र इससे तैयार नहीं, मानेंगे नहीं इसको। मेरे साथी मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी के अधिकांश मित्र नहीं मानते, बोलते नहीं ऐसा नहीं है, लिव इन संबंध सिर्फ पेपरबाजी है। नहीं, आज छोटे छोटे शहरों गांव में भी लिव इन संबंध बढ़ रहे हैं। करेली में लिव इन संबंध बढ़ रहे हैं, छोटा सा तहसील है करेली, यहाँ लिव इन संबंध बढ़ रहे हैं। दमोह में लिव इन संबंध बढ़ रहे हैं, छोटा सा शहर है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, कलकत्ता की तो बात ही छोड़िए, यहाँ 2-4 साल साथ में रहते हैं, मन भरता, अलगाव होने के बाद तो उनको मालूम है इसमें कोई सामाजिक वैधानिक अड़चन नहीं, हम अलविदा कर सकते हैं। और कभी कभी इसमें ज़्यादा होता तो उसमें हत्या तक हो जाती है। इस प्रकार के संबंधों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण ही न्यायालय ने लिव इन संबंधों के साथ दायित्व बोझ जोड़ने जैसे सराहनीय निर्णय भी दिए। कोर्ट कह रहा है लिव इन रिलेशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होना चाहिए, दायित्व बोध होना चाहिए। विवाह और परिवार नामक संस्थाएं सभ्यता के विकास की सर्वोत्तम उपलब्धि हैं, लेकिन आज हर शहर में परिवार परामर्श केंद्र बनाए जा रहे हैं। जो परिवार सभी को परामर्श देता था अपने लोगों को, उसके लिए एक संस्था बनाई जा रही है। तो ये जो है धीरे धीरे भारतीय समाज एक दूसरे संबंध तोड़ने की इच्छा रखने वाले जोड़ों, पिता माता द्वारा त्यागे गए बच्चों, निराश, हताश, तलाकशुदा लोगों की संख्या का ढेर बनता जा रहा है। प्रोफेसर रसाल सिंह कह रहे हैं भारतीय समाज जो कि एक दूसरे के साथ संबंध रखता था, जोड़ता था, जोड़ने की जगह इसमें बिखराव आ रहा है। संबंध तोड़ने की इच्छा रखने वाले जोड़े, पिता माता द्वारा त्यागे गए बच्चे, निराश, हताश, तलाकशुदा लोगों की संख्या, एकल पितृत्व, एकल मातृत्व वाले परिवारों की संख्या धीरे धीरे समाज में बढ़ती जा रही है। स्वार्थ के कारण जो हमारे विवाहेतर संबंध हैं, उनके लिए हम अपने बच्चों तक की परवाह नहीं करते। और बिना वैवाहिक बंध, मतलब कोई भी वैवाहिक बंधन तोड़ना एक आम चलन की बात होगी, बिना सोचे समझे। हम नहीं सकते वैवाहिक संबंध छोड़ रहे हैं तो बच्चों का क्या होगा, ये नहीं सोचते। इससे सामाजिक शांति, सुरक्षा व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई है। विवाह और परिवार जैसी पवित्र और मान्य संस्थाओं को स्त्री जीवन की बेड़ियों के रूप में दुष्प्रचारित करना आज की नवोदित नारीवादियों का प्रिय शर है। जो फेमिनिज्म की बात करते हैं वो विवाह परिवार जैसे पवित्र और मान्य संस्थाओं के लिए कहते हैं स्त्री जीवन के लिए बेड़ियां हैं, आप बाहर आइए, तोड़िए इन बेड़ियों को। वो स्त्री के विकास की बाधा मानते हैं। और ये चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं इन प्राचीन संस्थाओं की जड़ों में मट्ठा डालने में लगे हैं। विवाह को धार्मिक संस्कार ने एक सामाजिक समझौता मात्र मानते हैं। ये ऐसा रसाल सिंह ने कहा, बहुत स्पष्ट किया। वास्तव में जो नवोदित नारीवादी ग्रुप है उसका कहना है कि आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन स्वतंत्र रहने में वो भूल जाता है कि अगर हम स्वतंत्र रह रहे तो वो पति पत्नी अलग हो गए,
लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा? बच्चे ने क्या गलती करी कि वो पिता से अलग रहे, माँ के साथ रहे, कभी पिता के साथ रहे, और धीरे-धीरे उसके मन में एक नकारात्मकता आती है जब वो देखता है अपने परिवार को, अपने माता-पिता को। तो जब वो उस विवाह की उम्र में आता है, तो वो इससे दूर भागने लगता है। तो ये जो है वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज है विवाह संस्था में जो परिवर्तन आ रहा है। हम आपको सोचना होगा कि हमारे यहाँ की विवाह संस्था टूटे नहीं, स्थायी रहे, क्योंकि विवाह एक अभिव्यक्ति है, सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। विवाह एक स्थिरता की बात करती है, विवाह सामाजिकता की बात करती है, विवाह समाजीकरण का एक माध्यम है, विवाह एक संस्था है जो अनब्रेकेबल है। ये मात्र संबंध नहीं है, ये आपको सिखाती है, आपको करती है। और परिवार जो है राष्ट्र की सबसे प्रारंभिक इकाई है। परिवार ही वह इकाई जो संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। पर आज के उपभोक्तावादी व्यक्तिवादी दौर में बदलते जीवन मूल्यों में परिवार संस्था के प्रति हमारा दुराग्रह बढ़ रहा है। इसलिए आइए परिवार को और विवाह को मजबूत करें। परिवार मजबूत रहेगा तो हमारा घर मजबूत रहेगा, विवाह संस्था मजबूत रहेगी। और इसलिए दत्तात्रेय घोष बोले, सरकार व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वो साफ कहते हैं, राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई कुटुंब बलवान और अतुलनीय शक्ति है। वो कहते हैं कुटुंब जो है बलवान अतुलनीय शक्ति है। सैकड़ों वर्षों तक विभिन्न मतालंबियों के आक्रमण के कारण हम अपने धरती तो कोई, लेकिन सांस्कृतिक जीवन को नहीं नष्ट कर पाए। पर आज सांस्कृतिक जीवन को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास हो रहा है, किंतु दीर्घकालीन संक्रमण काल में कुटुंब व्यवस्था बरकरार रहेगी। इसे सिर्फ मजबूत करना है। इसमें जो परिवर्तन आ रहा है उन परिवर्तनों को रोकना है, उसको मजबूत करना है। मित्रों, विवाह में हो रहे परिवर्तन, भारतीय विवाह में हो रहे परिवर्तन पर मैंने आपके साथ चर्चा की। रसाल सिंह का लेख था जिसमें चर्चा में मैंने बात की प्रोफेसर सुरेश राय, प्रोफेसर गजानन मिश्रा की। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप ऐसे ही नए नए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा निरंतर होती रहेगी। आज के लिए